हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट मलेरिया, मलेरियल प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने बताया था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रह गई थी जो कि रिलेटेड टू मलेरियल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल प्लाज्मोडियम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं मलेरियल प्लाज्मोडियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राइट। हालांकि पूरा ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, बट सर्टेन अदर इन्फॉर्मेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको आप, पैरासाइट को क्या बोलते हैं, उसको आप प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की बात कर रहे हैं। तो मलेरियल पैरासाइट जिसको कि आप प्लाज्मोडियम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये 4 टाइप्स के हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन, जैसे एक कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हैं बिनाइन टर्शरी मलेरिया, टर्शेरियन बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया। तो बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया बोला जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया जो होता है दैट इज ड्यू टू द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऐसे ही सेरेब्रल मलेरिया आपको, जिसको आप बोलते हैं, राइट, सेरेब्रल मलेरिया, और एक आप बोल सकते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ये दोनों ही मलेरिया के टाइप है एंड दोनों ही बहुत ही डेंजरस मलेरिया है। और ये दोनों टाइप के मलेरिया जो होते हैं ये होते हैं ड्यू टू द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। एक पैरासाइट है जिसको आप प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम बोलते हैं, उसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर की प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो मलेरिया के भी डिफरेंट नाम हैं, राइट, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ मलेरिया। तो बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया, राइट, ऐसे ही होता है क्वार्टर मलेरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ अदर नेम्स है, सेरेब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से। एक ऐसी होता है क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया कहा जाता है, क्वार्टन मलेरिया इज कॉल्ड, क्वार्टन मलेरिया कौन से पैरासाइट की वजह से होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से। तो ये कुछ नेम्स है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मलेरिया के टाइप हैं ये, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो बिनाइन टर्शेरियन मलेरिया जो है दिस इज ड्यू टू द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऐसे ही यहाँ पे सेरेब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया, इसे आप, ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होता है। वहीं क्वार्टन मलेरिया जो होता है, दिस क्वार्टन मलेरिया इज ड्यू टू द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। इन दिस केस यहाँ पे ये हो गया आपका क्वार्टन मलेरिया। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि फीवर साइकिल पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फीवर साइकिल कौन से प्लाज्मोडियम में, फीवर साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो फीवर आता है, फीवर साइकिल जो रिपीट होती है वो 48 आवर्स, हर 48 घंटे में फीवर साइकिल रिपीट होती रहती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। ऐसे ही एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी सबसे माइल्ड टाइप का मलेरिया है और यहाँ पे 72 आवर्स फीवर साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक और होता है यहाँ पे
प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है इसकी वजह से सबसे डेंजरस टाइप का मलेरिया होता है। यानी कि यहाँ पे जो फीवर साइकिल रिपीट होती है वो एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में फीवर साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के केस में। तो यहाँ पे मलेरियल साइकिल जो रिपीट होती है, या ये कहिए आप फीवर साइकिल जो रिपीट होती है, उसमें 24 आवर्स लगते हैं। सबसे माइल्ड टाइप का मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से होता है, 72 आवर्स लगते हैं इसकी फीवर साइकिल को रिपीट होने में। वहीं एक है प्लाज्मोडियम ओवे, दिस इज ऑल्सो फॉर 48 आवर्स, इसकी फीवर साइकिल भी 48 घंटे में रिपीट होती है। कुछ अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक ड्रग इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया वी जनरली यूज ए ड्रग जिसका नाम है क्विनाइन। क्विनाइन नाम का एक ड्रग है। देयर इज अ नेम दैट यू कॉल्ड क्विनाइन। क्विनाइन नाम का एक ड्रग है जिसको कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रग को आइसोलेट किया जाता है बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। एक सिनकोना ट्री है जो कि पाया जाता है वेस्ट इंडीज में, इंडिया में, श्रीलंका में, जावा में, पेरू में, इन कंट्रीज में ये ट्री जो है पाए जाते हैं, सिनकोना ट्री। उसके बार्क से एक ड्रग बनाई जाती है जिसको आप बोलते हैं क्विनाइन ड्रग, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में कारगर साबित है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में पेशेंट को दी जाती है। तो क्विनाइन एक ड्रग है आइसोलेटेड फ्रॉम सिनकोना ट्री। एक सिनकोना ट्री बार्क, इसके बार्क से इसको आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेटेड फ्रॉम सिनकोना ट्री बार्क, राइट। एंड दिस ट्री इज फाउंड इन, दिस ट्री mainly found in West Indies, इंडिया, पेरू, जावा, इन कंट्रीज में ये ट्री पाया जाता है। तो सिनकोना ट्री के बार्क से क्विनाइन ड्रग्स को निकाला जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि मलेरिया तो मैं कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, लेकिन कुछ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राइट। कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका, आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मलेरिया में कवर हो गई। तो प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन में मैंने आपको बता दिया मलेरिया, इसके बाद अमीबियासिस भी मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेलमिंथ्स इन्फेक्शन। आपके सिलेबस में यहाँ पे 2 हेलमिंथ्स इन्फेक्शन दिए हैं, वन इज एस्कैरिसिस and another is elephantiasis. So I will discuss both the helminths infection today. So I am going to discuss about the ascarisis first. तो ascarisis से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ascarisis से। तो ascarisis की हम बात करते हैं, listen carefully. So next is helminths infection, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि हेलमिंथ्स या निमेटे हेलमिंथ्स की वजह से होता है, नेमेट हेलमिंथ्स भी बोलते हैं इसको। तो नेमेट हेलमिंथ्स की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको हेलमिंथ्स इन्फेक्शन कहते हैं। वैसे तो हेलमिंथ्स इन्फेक्शन काफी सारे टाइप के हैं, बट देयर आर ओनली 2 हेलमिंथ्स इन्फेक्शंस व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो नेक्स्ट इज ascarisis. So next I am going to discuss about the ascarisis. So listen carefully. तो ascarisis की बात करते हैं। Ascarisis. If I am going to discuss about the ascarisis, so what is ascarisis exactly? This infection is helminths infection. ये एक helminths infection है और इस इन्फेक्शन का जो मेजर कोज है, जो मेनली पैथोजन है, वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एक पैथोजन है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, उसकी वजह से एस्कैरियोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस एस्कैरियोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, राइट, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट के साथ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो एस्कैरियोसिस की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन कोज है, इसमें जो पैथोजन है वो क्या है, वो एक हेलमिंथ है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नाम का एक पैथोजन है जिसकी वजह से ये एस्कैरिसिस की जो प्रॉब्लम है ये डेवलप हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे
इसका जो ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है? जनरली इसका ट्रांसमिशन होता है बाय कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कंटेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप कंज्यूम कर लेते हैं। मेनली ये जो इन्फेक्शन है, इसके जो पैरासाइट्स के जो एग्स होते हैं वो सॉइल को कंटेमिनेट कर देते हैं। और अगर सॉइल में कोई एग्रीकल्चर करता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं एंड बिना धोए, बिना वॉश किए कोई उसको अगर कंज्यूम कर लेता है तो उस केस में एस्कैरिसिस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। और इसके जो एग्स होते हैं वो कई सालों तक सॉइल के अंदर जो है पड़े रहते हैं और वो कभी भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो कंटेमिनेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंज्यूम करने से, इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर, ये जो एस्कैरिसिस की जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम मेनली अकर इन चिल्ड्रन। ये मेनली प्रॉब्लम जो होती है वो चिल्ड्रन में होती है। चिल्ड्रन में इसलिए होती है क्योंकि दे हैव बैड हैबिट टू ईट क्ले। तो क्ले ईटिंग हैबिट की वजह से, ड्यू टू क्ले ईटिंग हैबिट, तो ड्यू टू क्ले ईटिंग हैबिट की वजह से वो सॉइल को, कंटेमिनेटेड सॉइल को फीड कर लेते हैं। मिट्टी खाते हैं बच्चे, और मिट्टी खाने की आदत की वजह से उनमें एस्कैरिसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। उनमें एक्सक्रेसिस होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। आर यू गेटिंग ऑन बोर्ड? तो ये कंटेमिनेटेड सॉइल, इफ एनी चाइल्ड राइट फीड दी कंटेमिनेटेड सॉइल, तो उसकी वजह से भी, कंटेमिनेटेड सॉइल की वजह से भी इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, इस केस में क्या होता है कि जो एस्कैरिस होता है, इसके जो एग्स हैं, दे हैच इनसाइड द इंटेस्टाइन में, ये अडल्ट बन जाते हैं। आपकी जो ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है, आपको ये भी याद रखना है, इसकी जो इन्फेक्शन साइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो इन्फेक्शन साइट है वो है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ये अपनी अडल्ट फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं और कभी कभी इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज भी कर देते हैं। इसकी जो इन्फेक्शन साइट है वो है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन साइट इज इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है। क्या है ये? इंटेस्टिनल पैरासाइट। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे, क्या क्या होंगे? जैसे कि एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, तो वट एवर यू विल ईट दैट विल शेयर बाय दिस पैरासाइट। जो भी आप खाते हैं वो ये पैरासाइट शेयर कर लेता है। वट एवर यू विल ईट, या वट एवर मे बी दी पेशेंट ईट, दैट विल बी शेयर बाय दिस पैथोजन। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड पैथोजन उस फूड को शेयर कर लेता है। इफ दैट एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड विल शेयर दैट फूड, इट मीन्स यू विल फेस द वीकनेस, यू विल फेस द माल न्यूट्रिशन। तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, राइट। बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जो कि इसका एक मेजर सिम्टम है। तो उस केस में क्या होता है? वीकनेस आ जाती है, पेशेंट को वीकनेस फील होती है। वीकनेस के अलावा यहाँ पे पेशेंट को मस्कुलर पेन भी होता है। ठीक है। एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी होती है। और सीवियर केसेस में जब अगर आप इसको क्योर नहीं करा रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, इन सीवियर केस इट कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन ऑल्सो। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ एस्कैरिसिस। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन and fever is very common problem in this case also. Fever, is that clear? तो ये हो गया एस्कैरिसिस। तो एस्कैरिसिस जो है एक हेलमिन्थ इन्फेक्शन है, जो कि एक हेलमिन्थ, एक पैरासाइट जिसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड, उसकी वजह से होता है। उसका जो ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कंटेमिनेटेड सॉइल। एंड दिस प्रॉब्लम जनरली अकर इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट ऑफ क्ले। तो क्ले या मिट्टी को खाने की जो उनकी आदत होती है, उसकी वजह से, वो कंटेमिनेटेड सॉइल को कंज्यूम करने की वजह से उनमें इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसके? एस्कैरिसिस के। इसकी जो मेजर इन्फेक्शन साइट है वो है इंटेस्टाइन। तो वट एवर यू विल ईट दैट कैन बी शेयर बाय दिस पैरासाइट। तो ये पैरासाइट उसको शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या वीकनेस आ सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है,
vomiting and blockage of intestine, even fever also can occur in such condition. Is that clear to all of you? So this is all about ascariasis. Next is filariasis. नेक्स्ट इज कौन सा है आपका? एलिफेंटिसिस है, या इसको फिलिरियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिसिस, टीएसिस और फिलएरियासिस। तो फिलएरियासिस और एलिफेंटिसिस, ठीक है। फिलेरल वोम, एक फिलेरल वोम होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इसलिए उसको फिलएरियासिस भी बोलते हैं या एलिफेंटिसिस कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज फिलएरियासिस और एलिफेंटिसिस। तो फिलएरियासिस और एलिफेंटिसिस क्या है? तो अगर बात करें फिलएरियासिस की, तो ये एक वॉर्म की वजह से होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है, इसका जो पैथोजन है वो क्या है? फिलेरल वॉर्म। फिलेरल वॉर्म, ये दो टाइप के वॉर्म होते हैं, फिलेरल बैंक्रॉफ्टी एंड फिलेरल मेलाई। तो दोनों पैथोजन की वजह से प्रॉब्लम होती है। फिलेरल बैंक्रॉफ्टी एंड फिलेरल मेलाई। तो फिलएरियासिस, तो फिलएरियासिस जो है या एलिफेंटिसिस जो है, फिलएरियासिस और एलिफेंटिसिस, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू फिलेरल वॉर्म। तो फिलेरल वॉर्म जो है दो टाइप के हैं, बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन का जो जनरली ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो मैंने आपको बताया एनोफिलिस होता है, वो मलेरिया स्प्रेड करता है। एक ऐसी एडिस मॉस्किटो होता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया जो है इसको स्प्रेड करता है। ऐसी एक मॉस्किटो और होता है जिसको आप बोलते हो क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शन इज ड्यू टू फीमेल क्यूलेक्स। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके जो मेजर सिम्टम्स है, इस बीमारी के जो सिम्टम्स है, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। ये जनरली पैरासाइट जो है, ये हेलमिन जो है लिम्फेटिक वेसल्स में सरवाइव करता है। सो वेयर दिस पैरासाइट विल सरवाइव, दैट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन दैट पार्ट, एंड दैट इन्फ्लेमेशन एंड दैट स्वेलिंग कैन बी दी परमानेंट। ये स्वेलिंग परमानेंट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर एक बार ये इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, इज दैट क्लियर, तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं इसके, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इट मेनली सर्वाइव इन दिस पैरासाइट, मेनली सर्वाइव इन लिम्फेटिक वेसल्स। ये जो है लिम्फेटिक वेसल्स में सर्वाइव करता है, और लिम्फेटिक वेसल्स में सर्वाइव करता है जिसकी वजह से ये लिम्फेटिक वेसल्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है। Cause of swelling, that cause of swelling in lymphatic vessels। तो lymphatic vessels में swelling के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्स हैं इसमें जो मेनली होता है swelling हो जाती है। swelling in legs में swelling इतनी ज़्यादा हो जाती है कि that resemble like elephant feet, जो कि एक elephant feet की तरह दिखाई देता है। swelling in leg, तो swelling in leg and that swelling resemble like elephant feet। इतनी ज्यादा swelling हो जाती है लेग में कि वो elephant feet की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा जेनाइटल ऑर्गन्स में भी swelling हो जाती है। यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। बाकी एट दिस एरिया swelling in जेनाइटल रीजन में भी swelling हो जाती है, खासकर स्क्रोटम में swelling हो जाती है, स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है, एंड ग्रोस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो ये फिलैरिसिस और एलिफेंटिसिस। तो फिलैरिसिस जो है फिलेरल वॉर्म, इसको आप फिलेरल बैंक्रॉफ्टी एंड फिलेरल मलाई बोलते हैं।
तो इन दोनों पैरासाइट, इन दोनों हेलमिन्स की वजह से इस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस इन्फेक्शन में जनरली पैरासाइट जो है ये ग्रो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में, जिसकी वजह से जो लोअर लेग्स के जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनमें सर्वाइव करता है, जिसकी वजह से जो लोअर लेग्स होती हैं यानी कि जो लेग्स होती हैं उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है। एंड दैट स्वेलिंग कैन बी द क्रोनिक एंड कैन बी द परमानेंट। और उस स्वेलिंग की वजह से जो है द फीट रिजेंबल लाइक एलिफेंट, और उसमें फीट जो है वो एलिफेंट की तरह दिखाई देता है। इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस बोलते हैं या फिलेरिसिस बोलते हैं। फिलेरल वॉर्म की वजह से होता है, दैट्स वाई कॉल्ड फिलेरिसिस, बट एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि द फीट रिजेंबल लाइक एलिफेंट फीट। तो फीट में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि दैट रिजेंबल लाइक एलिफेंट फीट, सो दैट्स वाई कॉल्ड एलिफेंटियासिस। और बाकी इसमें स्क्रोटम वगैरह जेनिटल ऑर्गन्स में भी स्वेलिंग हो जाती है और क्रॉस डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कैरिसिस एंड एलिफेंटियासिस। These both are the examples of Helminth's infection which are given in your syllabus, right? इसके बाद I am going to discuss about the fungal infection. फंजल इन्फेक्शन की वजह से ह्यूमन बींग में एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जिसको आप बोलते हो रिंगवॉर्म, जिसको हिंदी में दाद कहा जाता है। तो फंजल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म आप जिसको बोलते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे फंजल इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, लिसन केयरफुली। देखिए फंजल इन्फेक्शन, नेक्स्ट इज फंजल इन्फेक्शन। जो कि फंजाई की वजह से होता है। That I am going to discuss now. So now the topic is fungal infection. Fungal infection. तो फंजल इन्फेक्शन दैट इज कोज्ड ड्यू टू फंजाई। फंजल इन्फेक्शन में यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, दैट इज रिंगवॉर्म। इसमें क्या है कि रिंग लाइक लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। तो रिंग लाइक लीजन्स डेवलप होने की वजह से इसको रिंगवॉर्म कहा जाता है, इस इन्फेक्शन को। एंड ये जो इन्फेक्शन होता है ये फंजाई की वजह से होता है। ए मेजोरिटी ऑफ फंजाई, कुछ यहाँ पे फंजाई के जीनस गिवन है जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्शन अकर इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट पॉपुलर जीनस है जिसकी वजह से रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम होती है, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, इनकी वजह से फंजाई में इन्फेक्शन होने के, सॉरी नॉट फंजाई, ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ये फंजाई के कुछ जीनस है जो कि वेरी पॉपुलर है फंजल इन्फेक्शन के लिए या रिंग वॉर्म के लिए। तो ये मेजर जीनस ऑफ फंजाई है कॉज ऑफ रिंग वॉर्म। दीज आर मेनली कॉज ऑफ रिंग वॉर्म। इसका जो ट्रांसमिशन होता है रिंग वॉर्म का, कैसे ट्रांसमिशन होता है, अगर किसी को ऑलरेडी रिंग वॉर्म है, राइट, तो उसके अगर आपने कपड़े शेयर कर लिए बाय शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, खासकर अंडर गारमेंट्स, बाय शेयरिंग ऑफ टॉवल, इवन कभी कभी कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आने से भी फंजल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, रिंगवॉर्म के चांसेस हो जाते हैं। तो इट कैन बी ड्यू टू कंटेमिनेटेड सॉइल ऑल्सो, क्योंकि ये फंजाई सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड सॉइल, बाय यूजिंग ऑफ कंटेमिनेटेड टॉवल। आपने किसी का टॉवल इस्तेमाल कर लिया या आपने किसी की सोप इस्तेमाल कर ली, जो नहाने की जो साबुन होती है, इज दैट क्लियर? या फिर आपने किसी का कॉम्ब इस्तेमाल कर लिया, कंटेमिनेटेड कॉम्ब, या फिर आपने किसी के अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल कर लिए या नॉर्मल गारमेंट्स भी आपने इस्तेमाल कर लिए जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन आपको भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए कभी किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या पता उसको कौन सा स्किन इन्फेक्शन है,
इज दैट क्लियर? दैट कैन बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन सकती है। इज दैट क्लियर? वो इन्फेक्शन आपको भी आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। तो अंडर गारमेंट किसी का इस्तेमाल नहीं करने, गारमेंट्स किसी के इस्तेमाल नहीं करने, कॉम्ब किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी की इस्तेमाल की गई साबुन, नहाने की जो साबुन होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, टावल्स इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये फंजल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, यानी कि किसी भी पर्सन में फंजल इन्फेक्शन कर सकती है, रिंगवॉर्म कर सकती है। तो इस तरीके से इनका ट्रांसमिशन होता है। अब रिंगवॉर्म के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So what are the major symptoms? इसमें स्केली लीजन्स डेवलप कर जाते हैं, एक पपड़ी सी जम जाती है स्किन पे जहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो करता है, स्केली लीजन्स डेवलप हो जाते हैं और उस लीजन में इंटेंस इचिंग होती है, खुजली होती है। जनरली ये जो फंजाई है ये ग्रो करते हैं वार्म एंड मॉइस्चर प्लेस, बॉडी में जहाँ पे भी वार्म एंड मॉइस्चर होता है वहाँ पे इनके ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। Is that clear to all of you? तो स्केली लीजन्स, इंटेंस इचिंग, खुजली ज़्यादा होती है, इंटेंस इचिंग, स्केली लीजन, स्किन जो है डैमेज होती है, राइट। ये जो फंजाई होते हैं मेनली कैरेटिन पे फीड करते हैं और कैरेटिन आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, आपके हेयर्स में प्रेजेंट होता है, तो उनको फीड करने का काम ज़्यादा करते हैं ये। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कैरेटिन लवर होते हैं, तो जहां भी इनको कैरेटिन दिखेगा वहां पे फीड करना चालू कर देंगे और मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर, राइट, नॉट दैट मच हाई, मॉइस्चर और टेम्परेचर इनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप कर देती है आपकी स्किन में, और जिससे कि आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपकी स्किन की जो अपर लेयर है उसको फीड करना चालू कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटेंस इचिंग, ठीक है, स्केली लीजन्स बन जाते हैं, इंटेंस इचिंग होती है, ये मेजर सिम्टम है। इज दैट क्लियर? एंड दिस फंजाई डिकम्पोज द स्किन, फीड ऑन स्किन मतलब डिकम्पोज द स्किन, स्किन को डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंजल इन्फेक्शन है तो डिकम्पोजर होगा। डिकम्पोज द स्किन एंड ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। ये वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में इनके ग्रो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनकी जो इन्फेक्शन साइट होती है मेनली, द इन्फेक्शन साइट ऑफ दिस इन्फेक्शन इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। द मेन इन्फेक्शन साइट ऑफ दिस इन्फेक्शन इज जैसे कि ग्रोइन, नेल्स वाले एरिया में, स्काल्प वाले एरिया में, एंड बिटवीन टो ऑल्सो, पैरों की उंगली के बीच में, राइट। तो यहाँ पे ये सब इनकी इन्फेक्शन साइट है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, लिसन केयरफुली। जैसे एक एग्जांपल है फंजाई का जिसका नाम है टीनिया, टीनिया, कौन सा बता रहा था मैं, पैडिस। टीनिया पैडिस से एक बीमारी होती है, एक फंजल इन्फेक्शन होता है जिसको आप बोलते हो एथलीट फुट डिजीज। ये टीनिया पैडिस की वजह से होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एथलीट्स फुट डिजीज। इज दैट क्लियर? तो ये जनरली फंजाई पैरों में होता है, बिटवीन टो होता है, और ये जो है वहाँ पे स्केली लीजन्स बना देता है। ऐसी एक इन्फेक्शन है, एक ऐसी फंजाई है जिसका नाम है टीनिया बारबी। तो ये जो टीनिया बारबी है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये टीनिया बारबी की वजह से जो जनरली ये जो आपका बियर्ड एरिया होता है उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, खासकर आपके नेक वाले रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, फेस वाले रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। ये बियर्ड रीजन में ज़्यादा होता है, नेक एंड फेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टीनिया पैडिस। ऐसी एक और होता है, यहाँ पे ए नहीं आएगा भाई, टी ई आएगा ना, वो टीनिया अलग हो जाता है। ऐसी एक टीनिया क्रूरिस,
ये टीनिया क्रूरिस की वजह से एक इन्फेक्शन होता है। ये टीनिया क्रूरिस का जो इन्फेक्शन होता है मेनली इन ग्रोइन एंड इन थाई रीजन्स या ग्रोइन रीजन्स में इसकी मेनली प्रॉब्लम होती है, या पेरिनियम रीजन में भी होती है, ग्रोइन एंड पेरिनियम रीजन्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट फंजल इन्फेक्शन यानी कि फंजाई। तो फंजल इन्फेक्शन में रिंगवॉर्म आता है। इसका जो मेजर सिम्टम्स है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड सॉइल या कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स का आपने शेयर कर लिया है, कॉम आपने इसके जो है शेयर कर लिया है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। कंटेमिनेटेड टॉवल्स आपने इस्तेमाल कर लिया है किसी का, तो भी ये रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें जो सिम्टम्स है जैसे कि स्केली लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, इंटेंस इचिंग होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? खुजली बहुत ज़्यादा होती है इस केस में। और इसका ये जनरली जो फंजल इन्फेक्शन करते हैं ये कौन से जीनस के फंजाई करते हैं, ये तीनों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा इसकी इन्फेक्शन साइट लाइक नेल्स, स्काल्प, पेरिनियम, ग्रोइन, राइट, तो ये सारी बिटवीन टो, तो ये सारी इन्फेक्शन साइट है जहाँ पे जनरली ग्रो करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे टीनिया पेडिस है, उससे एथलीट्स फुट डिजीज होती है, ये एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। दिस कैन फ्रेम इन एज क्वेश्चन इन नीट एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनिया बारबी बियर्ड रीजन्स में, टीनिया क्रूरिस, राइट, क्रूरिस जो होता है ये ग्रोइन एंड पेरिनियम रीजन में होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि फंजल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, रिंगवॉर्म से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फंजल इन्फेक्शन। इसी के साथ आपकी जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी इन्फेक्शंस है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी, सो लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। तो बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी एग्जैक्टली है क्या? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द इम्यूनिटी। माय नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये एक एबिलिटी है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉज एजेंट्स। तो डिजीज कॉज माइक्रोब्स के अगेंस्ट, डिजीज कॉज पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है फाइट करती है। आपने देखा होगा कभी कभी एक फैमिली के अंदर कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो जाता है, आसानी से वो ट्रांसमिशन हो जाता है उनमें, राइट। लेकिन उसी फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको कुछ नहीं होता है। यानी कि जिस मेंबर को कोई पर्टिकुलर बीमारी हुई है, बाकी अदर मेंबर्स के साथ वो रहता है, राइट, उस पैथोजन को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो सभी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाई इम्यूनिटी होती है, जो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर लेते हैं आसानी से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। बट इम्यूनिटी होती सभी के पास है। तो जितने भी पैथोजेंस हैं, राइट, वो अगर हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उन पे अटैक करती है। दैट यू कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? दिस इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी दैट कैन फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। अगर हम पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने देते हैं, दैट यू कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? दिस इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी in which we fight against the pathogens। यानी कि डिजीज कोज माइक्रोब्स और पैथोजेंस को हम अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने देते हैं, दैट यू कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये जो डिफेंस सिस्टम है हमें प्रोटेक्ट करता है इन डिफरेंट इन्फेक्शन से। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की होती है? अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, तो मेनली जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड अनदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको आप इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कि पैदाइशी हमारी बॉडी में होती है, इसको आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, या इसको आप कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। वहीं जो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी है जिसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम।
राइट। अब यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो दो टाइप की आप होती है, दो तरीके से आप सुनिए प्लीज, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बात कर रहा हूँ। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, और दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो कि लाइफ टाइम एक्वायर होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल हो सकती है एंड आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल में भी ये दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव, और दूसरा आर्टिफिशियल में भी ये दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहला इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटीज को आप बोलते हैं, या फिर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी की बात करें तो इस केस में, in this case, this is ability of body in which we fight against the pathogen। इम्यूनिटी तो पता ही चल गया आपको। अब इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, मतलब ये इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। इज दैट क्लियर? कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी होती है, यानी कि दिस इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब आप पैदा होते हैं तो इस इम्यूनिटी को लेके पैदा होते हैं। तो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट यू कॉल्ड innate immunity or inborn immunity. So this immunity present at the time of birth। तो बर्थ के टाइम पे ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जिसको आप इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, पैदाइशी होती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके जो टाइप्स हैं, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, नंबर 1, इस इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स आते हैं, इट इंक्लूड सर्टेन बैरियर्स। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, और तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को आप केमिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स आते हैं। चौथा क्या है? इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी आते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज फिजिकल बैरियर्स? ध्यान दीजिएगा। सो नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर की बात करते हैं। देखिए, फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। फिजिकल बैरियर्स में मेनली दो टाइप के बैरियर्स होते हैं। वन इज स्किन एंड अनदर इज म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में म्यूकस लाइनिंग होती है और स्किन प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज फिजिकल बैरियर, जो कि फिजिकल बैरियर में आती है। तो फिजिकल बैरियर एक्सटर्नली आपकी बॉडी लाइट होती है स्किन से। इट इंक्लूड्स टू बैरियर्स। इसमें दो बैरियर्स आते हैं, नंबर 1 स्किन एंड नंबर 2
म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। स्किन किस तरीके से आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। स्किन इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बॉडी। ये आपकी बॉडी की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बॉडी। स्किन की कुछ खास बात होती है। स्किन की जो आउटर लेयर है, द आउटर लाइनिंग, जिसको आप स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। स्किन में भी डिफरेंट लेयर्स का डिवीजन होता है, और स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो डेड होती है। एंड द डेड स्किन, राइट, मे बी अनफेवरेबल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरिया आपकी स्किन में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो डेड है। तो यहां पे जो आउटर लेयर, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, दिस इज डेड एंड इट इज अनफेवरेबल, दिस इज अनफेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कंप्लीटली, पूरी तरीके से अनफेवरेबल है। दिस इज कंप्लीटली अनफेवरेबल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्किन का जो पीएच है, दैट आल्सो मेक इट अनफेवरेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल बना देता है उसको। स्किन का पीएच एसिडिक होता है, तो एसिडिक पीएच ऑफ स्किन दैट मेक अनफेवरेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये एक कंडीशन है। और इसके अलावा स्किन जो है दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। इवन माइक्रोब्स की एंट्री को भी रोक देती है स्किन। तो ये भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन बॉडी। बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री को स्किन प्रिवेंट कर देता है। इसके बाद अगला क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, दिस इज, या आप मुकोसा भी बोलते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो बॉडी की जितनी भी इंटरनल लाइनिंग्स हैं, राइट, दैट इज लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड दैट म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। कैसे? लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, राइट, दिस म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन्स। ये भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, राइट। इसमें जो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस है, वो क्या करता है? म्यूकस जो है ट्रैप दी पैथोजेंस को ट्रैप कर देता है, और ट्रैप करने के बाद पैथोजेंस किल हो जाते हैं। ये ट्रैप दी पैथोजेंस। कोई पैथोजन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, तो ये म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके किल कर देता है। तो ये भी एक फिजिकल बैरियर है जो कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिनको आप केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या फिर केमिकल बैरियर्स, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है या केमिकल बैरियर्स हैं, इसके जो एग्जांपल है, लाइक सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, एसिड इन स्टोमक, इवन एसिड इन वजाइना ऑल्सो। तो ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट। जैसे अगर हम बात करें सलाइवा की या टीयर्स की भी हम बात कर सकते हैं, तो उसमें जो है लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है,
और वो जो लाइसोजाइम एंजाइम है दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, खासकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। लाइसोजोम जो है बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ टेक प्लेस नहीं हो पाती है। तो ये भी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे जो है जैसे कि सलाइवा इन माउथ, in saliva having lysozyme enzyme, और ये lysozyme enzyme क्या करता है, prevent the growth of बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ये जो lysozyme enzyme है डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? इसके बाद दिस लाइसोजाइम एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स आल्सो एंड द रोल इज सेम। एसिड इन स्टोमक, स्टोमक में आपके HCl होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो HCl में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे HCl का सिक्रीशन होता है, और वो HCl जो है माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इन स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जहां से HCl का सिक्रीशन होता है, एंड HCl जो है एक एसिडिक कंटेंट है एंड दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये एसिड रोक देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ? ऐसी जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको आप वेजाइना कहते हैं, वहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एंड दैट एसिडिक पीएच ऑफ लैक्टिक एसिड आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? तो यहां पे इन वेजाइना हैविंग लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक एसिड है वेजाइना में प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये है आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या फिर जिन्हें आप केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर स्किन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर ये आते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस में। फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी कि ये जो है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन ब्लड, ये ब्लड में माइक्रोब्स की एंट्री को रोक देते हैं। स्किन ब्लड में माइक्रोब्स की एंट्री को रोकता है, और ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है ये भी माइक्रोब्स की एंट्री को आपके बॉडी फ्लूइड में एंटर करने से रोकता है, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स का कंटेमिनेशन होता है वो आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं और आपको डिजीज, आपकी बॉडी में डिजीज को पैदा कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या आता है। ये जनरली एक्सटर्नल बैरियर्स हैं, एक्सटर्नल में स्किन आ जाता है और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, और ये प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन ब्लड, तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में भी आते हैं। तो ये दोनों के दोनों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इनको आप केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं, एंड फिजिकल बैरियर्स ये किस में आते हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस। ऐसे एक सेकंड लाइन डिफेंस भी होता है और थर्ड लाइन डिफेंस भी होता है। तो सबसे पहले जो माइक्रोब्स को से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले है, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और सबसे पहले उनकी एंट्री को रोक देते हैं, वो है स्किन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये वो है आपके फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एंड दैट्स व्हाई दीज बैरियर्स आर आल्सो बी नोन एज फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो यहां पे ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप। फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर
फर्स्ट लाइन डिफेंस। फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। इज दैट क्लियर? जिसमें कि फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की अगर बात की जाए तो फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन डिफेंस। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को आप केमिकल बैरियर्स भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल बैरियर हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज नंबर थर्ड इज सेलुलर बैरियर। 5 टाइप्स के बैरियर्स बताए थे हमने। अभी ये सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं। अगर सेलुलर बैरियर्स की बात करें तो यहां पे कुछ सेल्स होती है जो कि पैथोजेंस पे डायरेक्टली अटैक करती है, पैथोजेंस को इनगल्फ कर जाती है, पैथोजेंस को किल कर देती है। ऐसी सेल्स को आप सेलुलर बैरियर कहेंगे। ये सेलुलर बैरियर्स आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड में जनरली प्रेजेंट होती हैं। तो सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? तो ये सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं, डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजेंस, डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजेंस एंड किल देम। ये पैथोजेंस पे डायरेक्टली अटैक करते हैं और उनको किल कर देते हैं। डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजेंस एंड इवन किल देम, राइट? ये सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। तो दिस बैरियर्स डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजेंस एंड किल देम। इट इंक्लूड्स certain blood cells, certain cells जैसे कि नेचुरल किलर सेल, एनके सेल आप बोलते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स आप बोलते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स, मोनोसाइट सेल्स एंड मैक्रोफेजेज सेल्स। अगर नेचुरल किलर सेल्स की बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स क्या है? एनके सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। तो एनके सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स है या एनके सेल्स हैं, ये एग्जैक्टली पैथोजेंस को किल करने का काम करती हैं। ये पैथोजेंस को किल करने का काम क्या करती हैं? एग्जैक्टली ये सेल्स जो होती हैं इज ए काइंड ऑफ लिम्फोसाइट। ये भी आपको याद रखना, दिस इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का एक टाइप है। और ये जो सेल है नेचुरल किलर सेल्स, ये रिलीज करती है एक प्रोटीन को जिसको आप बोलते हैं परफोरिन। तो एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है जिसको परफोरिन आप बोलते हैं। ये परफोरिन का काम क्या है? ये परफोरिन एक जो पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है। तो जैसे ही ये पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन में परफोरिन पोर्स क्रिएट करता है तो उसके अंदर वाटर फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो जाती है और उस सेल लाइसिस की वजह से उस पैथोजन की डेथ हो जाती है। तो इस परफोरिन का काम क्या है? दिस परफोरिन, एनके सेल्स सिक्रीट a chemical substance that you call परफोरिन। तो एक केमिकल सब्सटेंस जो कि परफोरिन है उसको सिक्रीट करती है ये एनके सेल्स। और इस परफोरिन का काम क्या है? ये जो परफोरिन है क्रिएट पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजेनिक सेल्स। पैथोजेनिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एनके सेल्स जो है परफोरिन रिलीज करती हैं और वो परफोरिन पैथोजेनिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें जो है वाटर फिल्ड इन दैट सेल,
उस सेल में वाटर फिल कर जाता है और वाटर फिलिंग की वजह से राइट सेल लाइसिस टेक प्लेस, और सेल लाइसिस की वजह से डेथ ऑफ पैथोजेंस, और पैथोजेंस की डेथ हो जाती है। ये एनके सेल का रोल है, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स का ये रोल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद सेलुलर बैरियर्स हो गए, एनके सेल्स हो गई। इज दैट क्लियर? सेलुलर बैरियर्स में इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स को। न्यूट्रोफिल सेल्स जो है ये फैगोसाइटिक इन एक्शन होती है, डायरेक्ट इनगल्फ दी पैथोजेंस। इसको आप माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी मोनोसाइट्स को बोला जाता है, या मैक्रोफेजिस को भी मैक्रो पुलिसमैन बोला जा सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल है? न्यूट्रोफिल्स आपने 11th क्लास बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ा होगा। न्यूट्रोफिल्स को PMNL भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा आप, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आप इसको बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? ये डायरेक्ट इनगल्फ दी पैथोजेंस, राइट? डायरेक्ट engulf the pathogens and this process is known as phagocytosis। तो ये phagocytosis करता है, engulf the pathogens and digest the pathogens and kill the pathogens। ये न्यूट्रोफिल्स का काम है। वहीं अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की या मैक्रोफेजिस सेल्स की, तो इन दोनों का भी कॉमन रोल है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मोनोसाइट जो कि सेल होती है, जिसको आप बोलते हैं एक तरह का ब्लड सेल है, इफ दिस सेल इज प्रेजेंट इन ब्लड दैट इज कॉल्ड मोनोसाइट, बट दिस मोनोसाइट कैन माइग्रेट टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड देन यू कॉल इट मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट ही होती है एक तरीके से, बट दैट माइग्रेट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और नो सॉरी माइग्रेट नहीं बोल सकते हम, तो वो मोनोसाइट ही होती है एक तरह से। और यहाँ पे वो जो मैक्रोफेज है, right, if this kind of monocyte or this kind of macrophage is present in different organs, then you will call it macrophage। अगर ये सेल different body organs में present होती है तब इसको आप macrophage cells कहते हैं। जैसे if this is present in lungs that you call dust cell, is that clear? ऐसे ही if this is present in liver that you call Kupffer cells, आपने पढ़ा होगा। तो ये एक टाइप की मोनोसाइट ही है macrophage cells। तो मोनोसाइट्स when this is present in blood, macrophage when this is present in different tissues of the body, these both are phagocytic in action। ये phagocytic in action है and phagocytosis करती हैं। क्या करती हैं? ये phagocytosis perform करती है। Is that clear to all of you? These cells perform the phagocytosis। तो इन सेल्स की वजह से क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होता है। अगर फैगोसाइटोसिस की हम बात करें, फैगोसाइटोसिस में क्या करती हैं सेल्स? दीज सेल्स engulf the pathogens and kill them। ये पैथोजेंस को engulf करती है और उनको जो है किल कर देती है। Is that clear to all of you? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फैगोसाइटोसिस के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड सर्टेन स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 वासोडाइलेशन। फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? वासोडाइलेशन होता है। क्या होता है बेटा? वासोडाइलेशन होता है। ये फैगोसाइटोसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। So next is phagocytosis। में आपको बता रहा हूँ there are certain steps which are present in phagocytosis, जैसे कि यहाँ पे वासोडाइलेशन हो गया। वासोडाइलेशन के बाद एडहेशन हो गया। Is that clear? देखिए प्लीज,
फैगोसाइटोसिस होता कैसे है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, सपोज दैट एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल्स, सबसे पहले इसका डायलेशन हो जाता है। इस ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया, देखिए यहां से नैरो है और आगे जाके डायलेट कर दिया। जिस साइड पे फैगोसाइटोसिस परफॉर्म होता है वहां पे सबसे पहले वासोडाइलेशन होता है, यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो सबसे पहले यहाँ पे वासोडाइलेशन हो गया। वासोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, वासोडाइलेशन का मतलब होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये वासोडाइलेशन क्यों होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सके, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड का फ्लो भी स्लो हो जाएगा। तो यहां से ब्लड का फ्लो स्लो होगा, और ब्लड के फ्लो का स्लो होने की वजह से यहां पे एक सेकंड प्रोसेस परफॉर्म होता है फैगोसाइटोसिस में, जिसको आप बोलते हैं एडहेशन। आफ्टर दैट एडहेशन टेक प्लेस, वासोडाइलेशन के बाद एडहेशन विल टेक प्लेस। एडहेशन में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, इज दैट क्लियर? तो ये जो सेल्स हैं ये ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ एडहेयर कर जाती हैं, अटैच कर जाती हैं, इज दैट क्लियर? सेटल हो जाती हैं ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ। इफ दिस सेल्स विल बी settled with the blood vessels wall, that process we call adhesion. So next is adhesion. Adhesion में क्या होता है, these leukocyte cells adhere with blood vessels lining. तो ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाती है, एडहेशन हो गया इनका। दिस इज एडहेशन। तो फर्स्ट इज वासोडाइलेशन, सेकंड इज एडहेशन, एंड थर्ड वन इज डाइपैडेसिस, जिसको आप माइग्रेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या करती है, ये सेल्स जो है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ अटैच होगी, अब ये यहां से स्क्वीज आउट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइपैडेसिस। तो यहाँ पे ये बाहर निकल आई, ये सेल ऐसे बाहर निकल आई, इसको डाइपैडेसिस बोलते हैं। नंबर 3 स्टेप, राइट। ये डायग्राम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी लेबलिंग भी एग्जाम में आ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो डाइपैडेसिस में क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड सेल। ये ब्लड सेल्स स्क्वीज आउट हो जाती है ब्लड वेसल से, इसे आप डाइपैडेसिस बोलते हैं। डाइपैडेसिस के बाद जो फोर्थ स्टेप है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कीमोटैक्सिस। यहां पे अब सेल्स की कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है टुवर्ड पैथोजेंस। अब नंबर 4th स्टेप इज कीमोटैक्सिस। नंबर 4th स्टेप, इस कीमोटैक्सिस की वजह से ये सेल जो है माइग्रेट टुवर्ड्स द पैथोजन। सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर पैथोजन एंड ये सेल्स इस पैथोजन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये सेल्स यहाँ पे पैथोजन की तरफ मूव की, इसको आप कीमोटैक्सिस बोलते हैं। दिस इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स पैथोजन। सो दिस इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्सिस क्या है? दिस इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स पैथोजन। पैथोजेंस की तरफ ये एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। अब ये सेल जो है, जो मैक्रोफेज सेल है, वो इसको पैथोजन को इनगल्फ कर जाएगा। तो एट द एंड दिस मैक्रोफेज सेल विल इनगल्फ दिस पैथोजन। ये पैथोजन है और ये मैक्रोफेज सेल है। आर यू गेटिंग इट? सो एट द एंड दिस इज phagocytosis. When this macrophage cells will engulf this pathogen, that you called phagocytosis. तो at the end
phagocytosis will take place। तो phagocytosis से रिलेटेड कुछ अदर स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये नेचुरल किलर सेल्स हो गई, एनके सेल्स जो नेचुरल किलर सेल्स है, सॉरी सेलुलर बैरियर्स हो गए, एनके सेल्स जिनको आप नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, ये एनके सेल्स जो है परफोरिन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैथोजेंस की मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाता है और उस पोर की हेल्प से वाटर पैथोजन की सेल के अंदर एंटर करेगा और वाटर जैसे ही एंटर करेगा वैसे ही सेल लाइसिस हो जाएगी और सेल लाइसिस की वजह से पैथोजन की डेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो नेचुरल किलर सेल्स का ये रोल है। इसके अलावा यहाँ पे मोनोसाइट सेल्स का या मैक्रोफेजी सेल्स क्या होती हैं, वो फैगोसाइटिक इनेक्शन होती है, इनगल्फ दी पैथोजेंस। और फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फैगोसाइटोसिस टेक प्लेस करता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर बैरियर्स। इसके बाद नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। तो इसके बाद है साइटोकाइन बैरियर्स। सो नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए प्लीज, साइटोकाइन बैरियर्स। ये साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं, अगर हम साइटोकाइन बैरियर्स की बात करें तो ये बैरियर्स, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? साइटोकाइन बैरियर्स ये केमिकल सब्सटेंस है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये एग्जैक्टली एंटीवायरल प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, जिनको आप इंटरफेरोन्स कहते हैं। तो साइटोकाइन बैरियर्स में आते हैं जनरली इंटरफेरोन्स, जो कि आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो साइटोकाइन बैरियर्स में यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स साइटोकाइन बैरियर्स में आते हैं। ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं ये जो है जनरली एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन्स आपकी इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं और आपकी अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं वायरस से। सपोज दैट इफ देयर इज ए सेल, यहां पे एक पर्टिकुलर सेल है, देखिए लिसन केयरफुली दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पे सपोज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, यहां पे एक पर्टिकुलर सेल है। इस सेल्स के सराउंडिंग में काफी सारी एडजेसेंट सेल्स भी हैं। देखिए ये एक सेल है और सपोज दैट दिस सेल्स बिकम इन्फेक्टेड। ये सेल्स यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स है, तो सेंटर में इन्फेक्टेड सेल्स है। तो ये इन्फेक्टेड सेल्स जो है ये प्रोटेक्ट करती है अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। एंड दिस इज द रोल ऑफ इंटरफेरोन्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इंटरफेरोन्स जो है एंटीवायरल प्रोटीन्स होता है, राइट? If any viral infected cells release antiviral protein that prevent the entry of virus in non-infected cell। तो इंटरफेरोन्स जो है, अगर हम इंटरफेरोन्स की बात करें तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है एंड दिस एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज करते हैं। अगर सपोज दैट कोई पर्टिकुलर सेल है और वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो सेल एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी जो कि एक एंटीवायरल प्रोटीन होगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज ए केमिकल सब्सटेंस दैट विल बी एंटीवायरल प्रोटीन दैट यू कॉल्ड इंटरफेरोन्स। अब ये इंटरफेरोन्स क्या करता है? ये इंटरफेरोन्स जो है prevent the viral infection in the other adjacent non-infected cells। तो इस सेल्स में वायरल इन्फेक्शन है, इस सेल्स ने एक एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज किया और उस एंटीवायरल प्रोटीन की वजह से जो एडजेसेंट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है वो जो है उससे इन्फेक्टेड नहीं होगी। तो ये प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरल इन्फेक्शन को रोकता है, प्रिवेंट द viral infection
इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में ये वायरस के इन्फेक्शन को रोक देता है। अब ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में वायरस के इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये एग्जैक्टली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, दिस सेल रिलीज ए प्रोटीन दैट यू कॉल TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन। तो ये ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन रिलीज करता है, एंड दैट ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन जो है, राइट, जिसको आप इंटरफेरोन कहते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती है। तो ये एग्जैक्टली ट्रांस एंटीवायरल प्रोटीन तो है ही, साथ के साथ ये ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन भी है। क्या है ये? दिस इज ऑल्सो TIP, इसको आप TIP भी बोलते हैं। ये एक ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन है। If this is translation inhibitor protein, so this TIP or translation inhibitor protein prevent the वायरल मल्टीप्लिकेशन। ये वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है एडजेसेंट सेल्स में, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में। मैंने बताया इंटरफेरोन्स एक क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। ये प्रोटीन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं, और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं, और इस प्रोटीन का काम होता है इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन इन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। एग्जैक्टली ये जो इंटरफेरोन्स है, ये TIPs को आप बोलते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन। और इस ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन का क्या रोल है? इट प्रिवेंट्स द रेप्लिकेशन, इज दैट क्लियर, ऑफ वायरस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस को ये रोक देता है, जिसकी वजह से अदर सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो पाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे जो ये इंटरफेरोन्स होते हैं, कभी कभी इनके टाइप्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये इंटरफेरोन्स 3 टाइप्स के होते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स, जो कि ल्यूकोसाइट सेल रिलीज करती है। ऐसे ही एक दूसरा होता है बीटा इंटरफेरोन्स, जो कि थ्रोम्बोसाइट सेल्स, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज करती है। बीटा इंटरफेरोन्स रिलीज बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन रिलीज करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। वहीं गामा इंटरफेरोन्स, ये गामा इंटरफेरोन्स रिलीज करती हैं लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स जो है, ये गामा इंटरफेरोन्स रिलीज करती है। इज दैट क्लियर? यहां पे जो आप अल्फा इंटरफेरोन्स देख रहे हैं, इससे आप, राइट, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये इंटरफेरोन्स नॉट ओनली वर्क विद द वायरल इन्फेक्शन, इट ऑल्सो वर्क विद द कैंसरस प्रॉब्लम। तो कैंसर सेल की ग्रोथ को भी ये रोक देता है, ट्यूमर होने से भी बचाता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है। इट प्रिवेंट द ट्यूमर सेल्स, तो ये ट्यूमर सेल्स को भी रोकता है, या कैंसरस सेल्स की फॉर्मेशन को ये रोक देता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी इसमें एक एडवांस्ड फीचर है। इट ऑल्सो, ये भी मैं पॉइंट लिख देता हूं मैं, इट ऑल्सो प्रिवेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर सेल्स को भी रोकने का काम करता है। तो अल्फा इंटरफेरोन्स ल्यूकोसाइट, बीटा इंटरफेरोन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल, एंड गामा इंटरफेरोन्स लिम्फोसाइट सेल्स। एग्जैक्टली। अब इनका जो रोल है, जैसे कि मैं अल्फा इंटरफेरोन्स की बात करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा इंटरफेरोन्स आर मेनली यूज्ड टू क्योर कैपोसी सर्कोमा। कैपोसी सर्कोमा एक टाइप का स्किन कैंसर है, माउथ की जो लाइनिंग होती है, इज दैट क्लियर? थ्रोट की लाइनिंग जो होती है, नोज की लाइनिंग जो होती है, स्किन अंडरलाइन कैंसर बोलते हैं इसको, या स्किन के अंदर, इज दैट क्लियर? ये कैपोसी सर्कोमा डेवलप हो जाता है। तो कैपोसी सर्कोमा इज ए काइंड ऑफ कैंसर। तो इस कैंसर की क्योर के लिए अल्फा इंटरफेरोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ल्यूकोसाइट। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें इनको एज ए थेरेपी भी दिया जाता है, इंटरफेरोन्स को। इज दैट क्लियर? तो ये कैंसर की ग्रोथ को रोक देते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दीज आर वेरी एसेंशियल। तो अल्फा इंटरफेरोन्स मेनली यूज्ड टू क्योर, दिस इज मेनली यूज्ड टू क्योर कैपोसी सर्कोमा। एक इन्फेक्शन है जिसको आप बोलते हैं कैपोसी सर्कोमा। इस इन्फेक्शन से अल्फा इंटरफेरोन्स जो है
बचाने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैपोसी सरकोमा एंड कैपोसी सरकोमा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, कैपोसी सरकोमा mainly risk in, this is mainly risk in HIV एड्स। एड्स के पेशेंट में कैपोसी सरकोमा एक प्राइमरी सिम्टम उभर के आता है, एक प्राइमरी डिजीज बन जाती है एड्स में, HIV में कैपोसी सरकोमा। इज दैट क्लियर? जो HIV एड्स के जो पहले पेशेंट डिस्कवर हुए थे अलास्का में, इज दैट क्लियर? फर्स्ट पेशेंट वाज रिपोर्टेड ऑफ HIV एड्स, बोथ वर सफरिंग फ्रॉम कैपोसी सरकोमा। तो कैपोसी सरकोमा HIV एड्स में कॉमन है और इसके ट्रीटमेंट के लिए अल्फा इंटरफेरोन्स दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरोन्स और द साइटोकाइन बैरियर। इसके बाद नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। लिसन केयरफुली। अभी ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स क्या होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स देखिए, नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। लिसन केयरफुली। इन्फ्लेमेटरी बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर या आप ये कहिए इन्फ्लेमेशन। कभी आपको कोई इंजरी हो जाती है, कहीं पे कोई चोट लग जाती है, तो उस केस में वो बॉडी पार्ट जो इंजर्ड पार्ट है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, रेडनेस डेवलप हो जाती है, इसे आप इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पेन डेवलप होना, रेडनेस डेवलप होना, स्वेलिंग आ जाना, ये सब कैरेक्टर्स हैं इन्फ्लेमेशन के। तो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, दिस इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू आफ्टर द इंजरी। तो इंजरी के बाद जो लोकल रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू है, दैट यू कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स का भी काम करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स और इन्फ्लेमेशन, दिस इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज का एक लोकल रिस्पॉन्स है। दिस इज द रिस्पॉन्स, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू। जितने भी इंजर्ड टिश्यूज हैं उनका एक लोकल रिस्पॉन्स है जिसको आप इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लोकल रिस्पॉन्स ऑफ इंजर्ड टिश्यूज, जिसे आप इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स होते हैं। इस इन्फ्लेमेशन की जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो है और ये जो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसको? एंट्री ऑफ माइक्रोब्स या ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे पेन होना, दिस इज वेरी नॉर्मल। स्वेलिंग आना, दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल इन इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। रेडनेस होना, ये भी नॉर्मल है। तो यहां पे जो रेडनेस होती है, रेडनेस क्यों देखी जाती है? इंजर्ड टिश्यू पे, इज दैट क्लियर? रेडनेस क्यों देखी जाती है? इंजर्ड टिश्यू पे एग्जैक्टली जो रेडनेस आ जाती है, राइट, वो रेडनेस इसलिए आती है क्योंकि वहां पे जो ब्लड जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। टिश्यू का जो इंजर्ड जहाँ पे टिश्यू है वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ब्लड का मतलब लॉस हो रहा है वहाँ से, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स का
का जो है परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड्स है वो स्क्वीज आउट होता है टुवर्ड द टिश्यू, जिसकी वजह से उस ब्लड की वजह से वहाँ पर रेडनेस भी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे इवन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर ऑल्सो हियर, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एट दिस टिश्यू, इस टिश्यूज पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। स्वेलिंग भी जो डेवलप होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अगर हम पेन की बात करें तो पेन यहाँ पे जो होता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामाइन की वजह से यहाँ पे पेन डेवलप होता है, राइट। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर को, जो इंजर्ड साइट है वहाँ पे आपको पेन भी होता है, और वो जो पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में हिस्टामाइन ऑल्सो प्ले वेरी ग्रेट रोल, इसके अलावा सेरोटोनिन ऑल्सो प्ले वेरी ग्रेट रोल। यहाँ पे पेन, रेडनेस और स्वेलिंग ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो एक राइट केमिकल है, इज दैट क्लियर, जो कि मास्ट सेल से निकलता है। मास्ट सेल्स जैसे ही डैमेज होती हैं, डैमेज मास्ट सेल से हिस्टामाइन रिलीज होता है, और डैमेज मास्ट सेल से जो हिस्टामाइन रिलीज होता है वो जो है वहाँ पे क्या करता है, वो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है स्टिमुलेट दी पेन रिसेप्टर्स, तो पेन रिसेप्टर्स को प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से लोकल पेन जैसी प्रॉब्लम भी इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स या इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में डेवलप हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो इन्नेट इम्यूनिटी को अच्छे से पढ़ के आना, इसको अच्छे से समझना, बहुत ही आसान है ये। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ। आई विल डिस्कस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।